स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने डेटा सबसेटिंग, डेटा सॉर्टिंग के ऊपर डिस्कस किया और वहीं पे मैंने आपको कहा था कि कुछ और टेक्निक्स भी अवेलेबल है गूगल शीट में। इतनी कॉमन नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन मौजूद है। तो इस सेशन में हम फोकस करेंगे उनमें से एक टेक्निक के ऊपर जो बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी उससे मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहुत पावरफुल है। जो डेटा फिल्टरिंग और डेटा सॉर्टिंग का प्रोसेस हम करते हैं उसको बहुत आसान कर लेते हैं और ये बहुत पावरफुल टेक्निक के तौर के ऊपर सामने आती है। जो उसका आइकन है, यानी जिस हेडिंग के तहत हम इस सेशन को करेंगे वो वही है, यानी डेटा सॉर्टिंग और डेटा फिल्टरिंग। लेकिन जो टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे वो एक डिफरेंट टेक्निक है जिसको हम डेटा पिवटिंग कहते हैं। पिवट का वर्ड जो है ये अंग्रेजी ज़ुबान का वर्ड है। आपको हैरत होगी कि पिवट हम कहते हैं वो जो हमारे वॉशरूम्स में या किसी जगह पे अलमारियों में खूंटी लगी होती है ना, जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह टांग लेते हैं, तो पिवट बेसिकली उस खूंटी को कहते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हम डेटा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्यों हम पिवट कह रहे हैं उसको, वो जब डेटा आपके सामने आएगा तो वहाँ पे मैं आपको मज़ीद तफसील के साथ इसको बताऊंगा कि मैं क्यों पिवट का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ या गूगल शीट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को पिवट क्यों कहता है जब हम इसके ऊपर डेटा शीट के ऊपर करेंगे। तो आइए कंप्यूटर के ऊपर करते हैं और डेटा पिवटिंग कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वही फाइल है जिसके ऊपर हम अक्सर एनालिसिस करते हैं, कस्टमर डीबेस। और मैं सॉर्टिंग करने जा रहा हूँ यूजिंग डेटा पिवटिंग। कहाँ पे अवेलेबल है? इंसर्ट, जो हमारे पास मेन्यू में आइटम है इंसर्ट, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक आइकन, एक आइटम मौजूद है जिसे पिवट टेबल कहते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया था। इसको पिवट टेबल को क्लिक किया और यहाँ पे जो ही मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो यहाँ पे देखें डेटा रेंज के नीचे उसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया है कि डेटा A1 से स्टार्ट होता है और EC5001 तक ये जाता है। यानी ये इसने ऑटोमेटिक हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर हम आज से कुछ वर्जन पहले की बात करें, गूगल शीट के कुछ पहले वर्जन्स की बात करें, तो ये ऑटोमेटिक सेंसिंग मौजूद नहीं थी। ये ऑटोमेटिक सेंसिंग जो लेटेस्ट वर्जन है गूगल शीट का उसी में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम एक मर्तबा देख लें कि ये जो डेटा इसने ऑटोमेटिकली सेंस किया है, ये रेंज क्या ये ठीक है? हाँ, मेरे मुताबिक तो ये ठीक है, लेकिन एक मर्तबा देखने में कोई हर्ज नहीं। कैसे देखेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसके बाद हम डेटा को, अगर इसकी शीट को चेंज करके देख लेंगे कि इसमें डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक मौजूद है। रेंज का आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट होगा। वंस जब ये चीज़ हो जाए उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है, जो पिवट टेबल एक नया एनालिसिस यानी सॉर्टेड फॉर्म में हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है, वो एक न्यू शीट में बने या उसी शीट में किसी जगह पे वो इंसर्ट हो जाए। मेरी रिकमेंडेशन ये है, और बल्कि गूगल शीट की रिकमेंडेशन भी यही है कि ये न्यू शीट में हो। क्यों न्यू शीट में हो, अभी इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे, बहुत बेहतर आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों न्यू शीट में हो। जब हम इसको क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं, जो ही हमने क्रिएट का बटन प्रेस किया तो हमारे सामने ये एक टेबल आ जाएगा। इस टेबल में हमारे सामने ये सारे वेरिएबल जो कि कॉलम हेडिंग की फॉर्म में थे वो मौजूद हैं, और फिर उसके बाद इसने कुछ सजेशन दी हुई हैं, और सजेशन के बाद यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें रोज़ भी हैं और जिसमें कॉलम भी है। अच्छा, इस सजेशन में हम इन रोज़ और कॉलम में जो वेरिएबल ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोज़ में और कॉलम में चले जाएंगे। देखें, रोज़ और कॉलम के सामने और वैल्यूज़ के सामने ऐड का बटन मौजूद है। अच्छा, अब मैं इस वक्त आपके सामने एक एनालिसिस करता हूँ और जब उसका रिज़ल्ट सामने आएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये पिवट टेबल क्या फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और फिर हम उसके ऊपर अपनी डिफरेंट एग्जांपल डेवलप करेंगे। मैं सबसे पहले रोज़ में जेंडर का बटन प्रेस करता हूँ
और इस जो ही मैंने जेंडर का बटन प्रेस किया, इसने क्योंकि मैंने रोज़ को क्लिक किया था तो रोज़ में जो जेंडर की 2 कैटेगरीज थी उसने ऑटोमेटिकली उसको सेंस करके 0 और 1 की फॉर्म में लिख लिया। तो पहला लेसन जो यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि अगर हम किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल को हम रोज़ में या कॉलम में पिवट टेबल में क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो पिवट टेबल ऑटोमेटिकली उसकी जो सब कैटेगरीज हैं उसको सेंस करके उसको लिख लेता है। और हमें ऑप्शन क्या करता है कि क्या इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटी वैल्यूज़ पहले आएंगी, बड़ी वैल्यूज़ बाद में आएंगी। यहाँ पे आप देखें 0 पहले लिखा हुआ है, 1 से छोटा होता है, लिहाजा ये असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज़ पे भी यही जेंडर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दे रहा है वो सम का ऑप्शन दे रहा है। मैंने इसको काउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा कि मैं पहले ये फंक्शन परफॉर्म कर लूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ये टेबल मेरे सामने मौजूद है। इस टेबल में क्या है, हमने सबसे पहले इसको पिवट टेबल का नाम दिया। इस पिवट टेबल में हमने रोज़ में जेंडर का वेरिएबल प्रोवाइड किया और इस जेंडर के वेरिएबल में उसने सब कैटेगरीज को ऑटोमेटिकली सेंस करके लिख लिया। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो वैल्यूज़ का बटन था हमारे पास, उस वैल्यूज़ में भी मैंने जेंडर ही को ऐड किया और जेंडर को ऐड करने के बाद जो मैंने चेंज किया वो काउंट के नाम के ऊपर चेंज कर दिया। तो इसने क्या किया कि 0 का कितना काउंट था और 1 का कितना काउंट था वो मेरे सामने लिख दिया। 0 किसको कह रहा था, मेल को। 1 किसका कोड है, फीमेल का। तो जब मैं कहता हूँ कि 0 क्या काउंट या 0 की तादाद 2449 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ मेल 2449 है और टोटल नंबर ऑफ फीमेल वो भी 2551। दूसरे मानों में ये टेबल मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि जिसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इस डेटा सेट में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे 2 किस्म की एनालिसिस या 2 किस्म के वेरिएबल का सामना हमारे सामने आ रहा है। मैंने किसकी तादाद फाइंड आउट करनी है, मेल और फीमेल। तो एक वेरिएबल मेरे पास आ गया कि मैंने जिसकी तादाद को फाइंड आउट करना, मेल और फीमेल को। तो मैंने यहाँ पे जेंडर यहाँ पे वेरिएबल इस वजह से इस्तेमाल किया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस करते हैं। मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ, अभी तक तो मैंने ये फाइंड आउट किया था कि मेल की तादाद कितनी है, फीमेल की तादाद कितनी है। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जो इस पर्टिकुलर डेटा सेट में मेल और फीमेल मौजूद हैं उनकी एवरेज एज क्या है। मेरे क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं देखना चाहता कि मेरे कंप्लीट कस्टमर उनका एवरेज क्या है, ये हमने किसी पिछले सेशन में कर लिया। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इस पर्टिकुलर एनालिसिस 2 किस्म का एनालिसिस कर रहा हूँ कि एक तो मुझे चाहिए कि इस डेटा सेट में मेल और फीमेल कितने हैं और दूसरे नंबर के ऊपर मैंने उनके एज का एवरेज फाइंड आउट करना है। कंप्लीट डेटा सेट का नहीं, मेल का अलहदा से एवरेज, फीमेल का अलहदा से एवरेज। तो 2 चीज़ें साथ साथ आ गई। एक वो वेरिएबल हो गया जिसके हिसाब से मैंने डेटा को स्प्लिट करना है, डेटा को सबसेट करना है, और एक वो वेरिएबल हो गया जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस करना है। एनालिसिस कौन सा, एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो जिस वेरिएबल के रेफरेंस से मैंने डेटा को स्प्लिट करना है वो जेंडर है। यानी मेरा क्वेश्चन ये था कि इस डेटा सेट में मेल और फीमेल की एवरेज एज क्या है। तो मैंने डेटा सेट को पहले मेल और फीमेल में स्प्लिट कर लिया, उसके बाद दूसरा वेरिएबल, तो उसके ऊपर एनालिसिस किसके ऊपर करना है, एज के ऊपर एनालिसिस करना है कि उसका एवरेज हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 2 वेरिएबल हमारे सामने आ गए। एक वो वेरिएबल जो सबसेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक वो वेरिएबल जो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिस वेरिएबल को हम सबसेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पिवट टेबल में, उसको इधर रोज में या कॉलम में रखते हैं।
और जिस वेरिएबल को हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम वैल्यूज़ में शिफ्ट करते हैं। मैं इस चीज़ को दोहरा देता हूँ। दो किस्म के वेरिएबल हमारे सामने आते हैं कि जिस वेरिएबल के रेफरेंस से हम डेटा की सबसेटिंग कर रहे हैं और वो वेरिएबल जिसके रेफरेंस से हम डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन किया कि मेल और फीमेल की एवरेज एज क्या है, तो एवरेज मैंने एज के ऊपर अप्लाई करना है तो एनालिसिस एज के ऊपर लगेगा, और सबसेटिंग मैंने जेंडर के हिसाब से करनी है। जिसको मैंने वेरिएबल को सबसेटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं रोज़ या कॉलम में रखूँगा और जिसके ऊपर एनालिसिस करना है उसको वैल्यूज़ में रख दूँगा। अच्छा, अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर लेते हैं जो पहले से एनालिसिस हमने किया हुआ है। अब हम रोज़ में ऐड करेंगे, हम कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको कॉलम में भी ऐड करके दिखाता हूँ कि उससे फ़र्क क्या पड़ता है। इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ चॉइस कि हमें नज़र कैसे आए। आमतौर के ऊपर रोज़ में बेहतर तौर पे नज़र आता है। तो जेंडर को हमने क्लिक कर लिया, उसी तरीके से 0 और 1 हमारे सामने लिखा गया। और अब दूसरा वेरिएबल मैंने वैल्यूज़ में ऐड करना है। कौन सा वेरिएबल वैल्यू में ऐड करना है? एज का। और जो ही मैंने एज का वेरिएबल ऐड किया, यहाँ पे मेरे पास सामने सम का फंक्शन वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जबकि मुझे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है? मुझे एवरेज का फंक्शन अप्लाई करना है। मैंने एवरेज एज ऑफ मेल एंड फीमेल फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पे इस एरो को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन एवरेज की मेरे सामने आ जाएगी। सो ये जो ही मैंने एवरेज किया तो यहाँ पे मेरे सामने जो वैल्यू लिखी गई कि 0 जेंडर जब 0 था तो उसकी एवरेज एज क्या थी? 47.03। और जब जेंडर 1 यानी फीमेल था तो उसकी एवरेज एज क्या थी? 46.84। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बर्थ मंथ हैं, मुख्तलिफ महीनों में जो कस्टमर पैदा हो रहे हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है। चलें एवरेज के बजाय हम मैक्सिमम इनकम कर लेते हैं, एक और फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुख्तलिफ महीनों में जो कस्टमर पैदा हुए हैं वो उनका मैक्सिमम इनकम कितनी है। अच्छा, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। एक वो वेरिएबल जिसके हिसाब से डेटा को हमने स्प्लिट करना है वो बर्थ मंथ है, और दूसरा वेरिएबल कि जो फंक्शन हमने अप्लाई करना है, फंक्शन हमने इनकम के ऊपर मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करना है। तो ये वही दो वेरिएबल आ गए। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इस पिवट टेबल को मैं क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मैं रोज में कौन सा वेरिएबल यूज करूँगा? जिसके हिसाब से डेटा को स्प्लिट करना है। यहाँ पे डेटा को स्प्लिट करना है बर्थ मंथ के हिसाब से। ये बर्थ मंथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे मेरे सामने बर्थ मंथ लिखे हुए आ गए, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ABC ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हुए आ गए। उसके बाद वैल्यूज़ में हमने कौन सा वेरिएबल शिफ्ट करना है? जिसके ऊपर हमने एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है इनकम के ऊपर। तो इनकम का वेरिएबल यहाँ से मैंने लोकेट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है? मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करना है कि मैंने ये देखना है कि उनकी मैक्सिमम पे कितनी है। और जो ही मैंने ये मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई किया, ये मेरे सामने इस टेबल में ये चेंजेस होके आ गई कि मुख्तलिफ महीनों में पैदा होने वाले कस्टमर की मैक्सिमम पे कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो कस्टमर फरवरी में पैदा हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पे सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर जेंडर भी ऐड करना चाहूँ तो जेंडर क्योंकि डेटा को स्प्लिट करने में काम आता है तो मैं कॉलम में जेंडर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैंने दूसरा वेरिएबल जेंडर इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ पे जेंडर मुझे बता रहा है कि अब ये मैंने क्योंकि कॉलम में रखा है तो मुझे वो दोनों कॉलम में 0 और 1 के फॉर्म में मुझे वो वैल्यूज़ को बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में या इस पर्टिकुलर पिवट टेबल में हमने जो आंसर लिया है वो इस बात का है कि बर्थ मंथ में कौन कौन जो कस्टमर पैदा हो रहे हैं, और वो मेल हैं तो उनकी मैक्सिमम इनकम कितनी है, फीमेल हैं तो उनकी मैक्सिमम इनकम कितनी है। एक क्वेश्चन का आंसर रह गया था, वो अभी दे दूं कि इसको पिवट क्यों कहते हैं। पिवट इस वजह से कहते हैं कि पूरा डेटा इन दो वेरिएबल के हिसाब से अरेंज हुआ हुआ है। तो अगर मैं इन दो वेरिएबल को वो खूंटी का नाम दे दूं तो ये दो
वेरिएबल है कि पूरा डेटा इन दो खूंटियों के ऊपर बंधा हुआ है, तो इस वजह से इसको पिवट टेबल कहते हैं। ये एक टर्म है, इसके बनाने वाले ने इसका नाम ये रख दिया तो हम भी यही नाम यूज़ करेंगे, पिवट टेबल। तो इस तरीके से हम इसको डेवलप कर लेंगे। आई होप थिंग्स वुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। जी, तो हमने अपने सेशन में सीखा कि डेटा पिवटिंग कैसे करते हैं। डेटा पिवटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का एक और लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है, और ये हर उस जगह पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमने डेटा की सबसेटिंग करनी हो या सॉर्टिंग करनी हो। आई होप कि आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख गए हो।